बहुत बड़ा टॉपिक है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ना है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना हम लोगों ने। वाटर पोल्यूशन किस वजह से होती है, ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ना। वाटर पोल्यूशन की रीजंस क्या हैं वो हमने नहीं पढ़ना। हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ना है कि कैसे हम पोल्यूटेड वाटर को साफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सीरियल वाटर होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको हम रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से पास करके। वो मेथड सारे किस में आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में आते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन में अगर रीजन हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। वाटर पोल्यूशन में यही होता है कि ये जो मोस्टली आप देखते हैं कि कराची की साइड पर देखते हैं कि लोग खाने पीने के बाद जो होता है वो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फेंक देते हैं जी पानी के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा जो सीवेज का वाटर होता है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला पानी होता है, जिसमें बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, उस पानी को बगैर साफ किए क्या कर देते हैं। जैसे हम अपनी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में ये चीज बहुत होती है कि इंडस्ट्रीज मोस्टली ऐसे एरिया में लगाते हैं जो कि करीब होती हैं किसी दरिया के या वाटर बॉडी करीब होती हैं। उस पानी को जो निकलता है फैक्ट्रीज वगैरह से, बगैर साफ किए, बगैर उसको ट्रांसप्लांट, बगैर उसका ट्रीटमेंट किए, उसको वैसे ही पानी डाल दिया जाता है दरियाओं में, नदी नालों में, जिससे क्या होता है वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा जो सीवेज का पानी भी होता है वो भी प्रॉपर तरीके से उसको साफ के बगैर वैसे ही डाल दिया था नदी नालों में, तो पानी क्या था, पानी पोल्यूटेड हो जाता है। अब वो पोल्यूटेड पानी जो है वो पीने काबिल भी नहीं होता। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो कि समंदर में, दरियाओं में रहते हैं, उनकी लाइफ भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। जब उस पानी को हमें दोबारा इस्तेमाल करना होता है तो उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि दोबारा वो पीने के काबिल हो सके। तो हमारे पास जो प्रोसेस का नाम क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और हमने यही पढ़ना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कि हम कैसे पानी को दोबारा प्योर कर सकते हैं, कैसे पानी को दोबारा जो है वो पोल्यूशन से पाक कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टेप है, वन बाय वन हम पढ़ें। सबसे पहले हम जो करते हैं, हमारे पास क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, कि जो इंडस्ट्री से निकल रहा होता है पानी, वो पानी, उस पानी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, उस पानी में जो आप कह रहे हैं मेटल्स होती हैं, जैसे आप कोई इंडस्ट्री जो है वो मेडिसिन की है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेडिसिन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वेस्ट प्रोडक्ट में होते हैं, वो सारे ही वैसे पानी शामिल हो जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को। सबसे पहले हम लोगों ने रिमूव करना है, हम ये करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किसका, इंडस्ट्रियल का। ठीक है ना, आप कह ले कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमें इंडस्ट्रीज का कर सकते हैं, यानी साफ करके डाला दरियाओं में, बगैर साफ के डाल दी जाएगा तो हम इतने बड़े समंदर को साफ तो नहीं कर सकते ना कि हमने पानी डाल दिया खैर बाद में साफ कर लेंगे। ठीक है, तो पानी को बहुत सही साफ करके उसके बाद डाल जाइए नदी नालों में, ताकि जो है वहां पे जो लिविंग बॉडीज रह रही हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉलिड रिमूवल। आप सॉलिड रिमूवल्स क्या होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर आते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे मैं आपको दूंगी, जैसे सपोज पानी में हम जो खाने पीने के बाद जो रैपर्स होते हैं वो पानी में फेंक देते हैं, शावर पानी में फेंक देते हैं, वो बड़े पार्टिकल हैं। ठीक है, उनको इजिली हम रिमूव कर सकते हैं बाय सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स है, अगर हम थोड़ी देर के लिए पानी को जो है वो रख दें, ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पानी नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके जब पानी को फिल्टर करेंगे या पानी को हम मैश से पास करेंगे। मैश क्या होती है, मैश जस्ट लाइक जिस जाली नहीं होती, जैसे मैं करूँ ये बारीक बारीक इस तरह की मैश होती है। ठीक है, ये इस तरह की मैश होती हैं। जब ऊपर से पानी गुजारते हैं तो जितना भी हमारे पास जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसके मैश के ऊपर ही ठहर जाते हैं और पानी क्या होता है यहाँ से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं बाय यूजिंग मैश हम उनको रिमूव कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है, और बाय यूजिंग मैश, मैश के जरिए हम बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसे आप छन्नी कहते हैं। जैसे चाय का जो टी स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर यही होता है कि हम जब चाय डालते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। तो हमारी से ज्यादा हमारे पास मैश होती हैं इंडस्ट्रीज में, जहां से पानी को पास किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उस मैश के ऊपर रह जाएंगे और जो वाटर होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वन बाय वन करके हमने रिमूव करना। तो फर्स्ट हम क्या रिमूव करेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स को।
आप लोगों ने सही 1 by 1 सबको ऐड हो रहे हैं। अच्छा, तो हमने सॉलिड पार्टिकल को रिमूव कर लिया बाय सेडिमेंटेशन मेथड। सेकंड हमारे पास क्या है, हमने रिमूव करना है ऑयल और ग्रीसेस को, ठीक है ना। अब ऑयल और ग्रीसेस कहाँ होंगे, देखें अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज में होंगे जहाँ पे मोस्टली आप जो होते हैं वो बना रहे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल को अलग कर रहे होते हैं सीड्स वगैरह से, या जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीसेस जो होती हैं वो जितनी भी इंडस्ट्री, किसी हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल, जितनी भी इंडस्ट्रीज की मशीनरी होती है, उस मशीनरी को वर्केबल रखने के लिए उसके जो बड़े पुर्जे होते हैं, बड़े पार्ट्स होते हैं, वहां पे ग्रीस अप्लाई की जाती है ताकि वहां पे फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ग्रीसेस तकरीबन हर दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे ग्रीस इस्तेमाल होती हैं, ग्रीसेस वगैरह ऑयल इस्तेमाल होते हैं वहां पे, जो पेट्रोल वगैरह होते हैं ये सारे। अब ऑयल और ग्रीस को वाटर से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि किस मेथड, स्किमिंग मेथड। स्किमिंग मेथड की आसान सी एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब हम लोग ये लस्सी बनाते हैं, अक्सर देखा होगा अगर किसी ने गांव में, देखो जब घर में लस्सी बनाते हैं तो जब आप जो स्किम करते हैं जो लस्सी, उससे क्या होता है कि जो बटर होता है ऊपर आता है, बटर लाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब जो बटर है या जो भी वो फैट्स है, असल में वो ऑयल या आप वो ऑयल कह लें, ठीक है, ऑयल नहीं कह ले, फैट्स कह ले, फैट्स हमारे पास है बटर, ठीक है। जब आप स्किमिंग करते हैं वो जूसर में डालकर या फिर जो हाथ से करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो बटर होता है वो ऑयल है या ग्रीस सॉरी ऑयल या फैट्स कह लें, ठीक है, वो ऊपर आगे वो लाइटर पार्टिकल है। इसी तरह जब हम क्या करेंगे, अगर हमने वाटर में से रिमूव करना है ग्रीसेस को, ऑयल्स को, हम करेंगे स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या है कि हम वाटर को कैसे एक ऐसे आप कह लें कंटेनर में डालेंगे, उसको स्किमिंग करेंगे, ठीक है। स्किमिंग करने से क्या होगा, जो वाटर के अंदर ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल होंगे वो वाटर के ऊपर आ जाएंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वो वाटर के ऊपर आ जाएंगे। हम ऊपर से पानी को अलग करेंगे तो हमारे पास ऑयल ग्रीसेस हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ आ गया? तो बात बताती हूँ, ऑयल ग्रीसेस हम कैसे अलग कर सकते हैं। जो ऑयल ग्रीसेस के पार्टिकल होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे स्किमिंग। स्किमिंग हम क्या करते हैं कि जिस तरह वो अब सिंपल कह रहे हैं कि रोटेट करते हैं पानी को, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि किसी वैसे कंटेनर में डालने के बाद उसमें रोटेट करते हैं जब, तो फिर क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ऑयल के और ग्रीस के वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जब पानी के ऊपर आ जाए, पानी का ऊपर से रिमूव कर लेंगे ऊपर वाले पानी को, तो हमारे साथ ऑयल और ग्रीस भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप में ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर लिया बाय हेल्प ऑफ अ स्किमिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वो जब वो झाग बन जाती है, असल में मौसम झाग को इमल्सिफिकेशन कहते हैं कि ऑयल ऑफ गीस के पार्टिकल वाटर की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, वाटर सा वो एक मिक्सचर से बनाते हैं, फोमी मिक्सचर से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफाइड या इमल्सिफिकेशन कहते हैं हम लोग, वो झाग से बन जाती है ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको रिमूव करेंगे 1 by 1, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने 2 क्लासेस में डिवाइड कर ली, एक हमारे पास सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स है, एक हमारे पास हार्ड ऑर्गेनिक्स है। सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिनको आप कह लें जो इजीली रिमूव हो सकते हैं, जिनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते, या फिर आप कह लें बहुत हार्ड कंपाउंड नहीं होते। इसकी एग्जांपल ऐसे कह रहे हैं, हमारे पास जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, क्लीनिंग एजेंट कैसे होते हैं, जो जो सर्फ और साबुन जो होता है, होते हैं वहां पे जो हम क्लीनिंग इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट हो गए, ठीक। जो जरासीम को मारने के लिए हम जो ये असल में हम इस्तेमाल करते हैं, फिनोल इस्तेमाल करते हैं, फिनोल का पोस्टर लगाया जाता है, तो जब किलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री में पेस्टिसाइड बन रहे होते हैं उनमें से जो वाटर निकलते हैं उसमें पेस्टिसाइड भी होंगी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर ये सारी चीज शामिल हो जाए पानी में, तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगेन ये सारे केमिकल्स हैं, ये पानी को इफेक्ट करेंगे, पानी की पीएच चेंज करेंगे, तो इनको भी रिमूव करना लाजमी होता है। इनको हम कैसे रिमूव करते हैं सॉरी अच्छा, इनको हम कैसे रिमूव करते हैं सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हम इस्तेमाल करते हैं बेटा
वाटर पोल्यूशन वाला। आपने दरमियान मैंने क्या है कि अगर मेन टॉपिक का नाम क्या है वाटर पोल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट, उसमें पहले वाटर पोल्यूशन की टाइप दी गई है, वो हमने नहीं पढ़नी। हमने शुरू करना है वाटर ट्रीटमेंट से। आप बुक खोले वहां पे समझ, हमने शुरू करना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, ये वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब बुक में जाए वहां पे लिखा हुआ है सॉलिड रिमूवल, ऑयल एंड ग्रीसेस, सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स। अच्छा, उसके बाद हम सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिमूव करते हैं? हम इनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जरिए। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे लेंगे? सपोज आपने ये वाटर लिया है, ये ऐसा वाटर है, इसके बाद इस वाटर में तमाम सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, यानी आप कह लें ये पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर है। अब आप लेंगे उसके अंदर, उस वाटर के अंदर हमारे पास क्लीनिंग एजेंट, डाइसेंटिफिकेंट, पेस्टिसाइड या एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं। आपने उस वाटर में से इन तमाम चीजों को रिमूव करना है। आप उसके वाटर में डालेंगे कोई ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे जिसके अंदर ये कंपाउंड सोल्यूबल हो सकते हैं। जैसे कि सपोज आप ले लेते हैं ईथर ले लेते हैं, ठीक है, या आप बेंजीन ले लें, कोई भी आपने क्या लिया, हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो डाला। ठीक है, अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेंसिटी कम, नीचे वाटर की लेयर होगी, ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर होगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको पानी को थोड़ी देर स्टिर करेंगे। जब स्टिर करेंगे पानी को, क्या होगा, जितने भी वाटर के अंदर ये सारे केमिकल्स हैं, ये वहां से मूव करके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी सारे वाटर के अंदर पोल्यूटेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे। फिर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर इसकी लेयर को अलग कर लेंगे। जब उसकी लेयर को अलग करेंगे तो वाटर में जितने भी पोल्यूटेंट होंगे वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर में चले जाएंगे, और वहां से, और क्या, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर हम वहां से रिमूव करेंगे तो हमारे पास जितने भी पोल्यूटेंट थे सारे वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को समझ आया बेटा? कोई मसला? ठीक है मैडम, समझ आ गई जी। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई इश्यू बेटा? पहले हमने सॉलिड पार्टिकल, बड़े पार्टिकल रिमूव किए बाय हेल्प ऑफ अ सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मतलब हमने मैश इस्तेमाल किया। मैश क्या जाली से होती है, हम पास करेंगे ऊपर से तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, सारे वेस्ट प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, हम ऑयल ग्रीसेस को रिमूव करेंगे बाय स्किमिंग मेथड। स्किमिंग यानी जिससे आप लस्सी बनाते हैं, सिंपल सी आसान सी, ये सब पता ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल होते हैं, लाइटर पार्टिकल होते हैं, ये वाटर के ऊपर आ जाएंगे और इकट्ठे हो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हम इनके ऊपर से रिमूव कर लेंगे। थर्ड हमने कहा सॉफ्ट ऑर्गेनिक। सॉफ्ट ऑर्गेनिक मतलब क्या, कंपाउंड है, हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बस क्या है, क्लीजिंग एजेंट डालेंगे, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, उसमें भी केमिकल्स कंपाउंड क्योंकि ऑर्गेनिक है और तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेफर करेंगे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के पास चले जाएंगे। हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऊपर से लेयर को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाएगा। आवाज बहुत कट रही है, चलें आप देख, अब आ रही है आवाज बेटा? और सारे बच्चे कहाँ गए हैं? कुछ इश्यू है यहाँ तक? यस नो कुछ बोलो तो सही, आगे पढ़े आगे हम लोग। ठीक है, तो हमने सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स रिमूव कर लेंगे। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है, हमने क्या रिमूव करना है, हार्ड ऑर्गेनिक्स। हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जिनको हम इजीली, अभी जिस तरीके से हमने अलग किए हैं सॉल्वेंट डाल के, हम उस तरीके से उनको अलग नहीं कर सकते हैं, उनको वाटर में से रिमूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो फोर्थ हमने क्या रिमूव करना है, हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हार्ड ऑर्गेनिक्स में क्या आता है, जो कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल होते हैं, फार्मास्यूटिकल वाटर जो निकलता है। अब वो क्या होते हैं, जो जहां पे मेडिसिन बनी होती है, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज जो पानी निकलता था, ये बात है, वहां कोई ना कोई मेडिसिन के पार्टिकल्स होंगे, फार्मास्यूटिकल्स हो गया है, पेंट्स हो गए हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया है, ये जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है, जो गवर्नमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऐसे ही उनको पानी में डसा कुछ पानी में से शामिल हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जहाँ पे
मेडिसिन बनती होंगी ऑब्वियसली। अब ऐसा तो नहीं है कि पानी साफ सुथरा वहां से निकल है और उस पानी में मेडिसिन कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे। जहाँ पेंट बन होते हैं, डाइस की इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पेस्टिसाइड बन होते हैं जो फसलों पर स्प्रे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। कुकिंग प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, जो मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लिपिड्स वगैरह हो गए हैं, जो मसाले बने होते हैं, जहाँ पे ऑयल्स बने होते हैं खाने के लिए, यहाँ बड़े फूड पार्टिकल मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे होते हैं, ठीक है। तो उन इंडस्ट्री जो पानी निकलता है, ये सारे हमारे पास हार्ड ऑर्गेनिक के इजिली रिमूव नहीं कर सकते वाटर में से। इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब इनके लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल होते हैं। इनके लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एडसॉर्प्शन, नाइट्रिफिकेशन। ये बहुत सारे मेथड है, एक दो आपको बता देती हूँ, ठीक है। बस एक दो जो है वो आपको बता दो, बाकी आप इनके नाम ही याद रखने। इंसिडेशन एंड समथिंग। अच्छा, अब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कंपाउंड्स को अलग करते हैं, ठीक है। सपोज आपने ये वाटर लिया है और वाटर के अंदर बहुत सारे के हैं, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी फार्मास्यूटिकल या पेंट्स के वेस्ट प्रोडक्ट इस वाटर के अंदर। जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे पहले वो वहां से बॉइल होके वहां से निकल जाएगा। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वाटर से कम होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने टेम्परेचर पे बॉइल होगा और वहां से ऑपरेट हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर से एक एक चीज करके वहां से रिमूव होती जाएगी और तमाम वेस्ट प्रोडक्ट वाटर से रिमूव हो, सबसे आखिर में वाटर बॉइल होगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे हाई होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ये होता है कि हमको ऐसी कंपाउंड, ऐसा हमने कोई लेयर ले दे किसी चीज की जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एब्जॉर्ब मतलब क्या होते हैं, वहां पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। हमको ऐसी किसी कंपाउंड की लेयर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली हम सिलिका या एल्यूमिना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर से, मैं कह रही हूँ ये हमारे पास एब्जॉर्बेंट की लेयर है, एब्जॉर्बेंट जो चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर से हम पानी गुजार रहे हैं। जब पानी हम इसके ऊपर से गुजारेंगे, सपोज अगर अभी जगह पानी जा रहा है, ठीक है, अब पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो आगे जो पानी जा रहा है वो साफ पानी वहां से जा रहा है, क्योंकि पानी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो इस एडसॉर्बेंट के साथ एडसॉर्ब हो गए, चिपक गए वहां पे आकर, वो आगे नहीं जा रहे। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि हम उन कंपाउंड के नाइट्रेट्स बना दें। नाइट्रेट्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो हम उनको जब फिल्टर करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट मेथड है वेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहां से रिमूव करने के लिए, हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। इनसेशन तो जलाना, जब जलाते हैं, जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। ये डिफरेंट मेथड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं आपको आसान से 2-3 मेथड को बता दी है, डिस्टिलेशन का और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास वाटर में हो सकती हैं, में भी क्या हो सकती हैं, एसिड एंड अल्कलीज, ठीक है। चलिए अब मुझे अपना ये दिमाग लगा के बताइए, तो बहुत आसान से है। अगर हमारे पास सपोज करने कि हमारे पास जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर एसिड है, तो हम एसिड को कैसे रिमूव करेंगे? जी बेटा, कोई तो बता दे। कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या हो गया क्लास? अच्छा देखिए, अगर हम सपोज करें हमारे पास जो है वो वेस्ट वाटर है, वहां पे एसिड है, ठीक है, और हम वहां से एसिड को रिमूव करना चाह रहे हैं। किसी भी एसिड या अल्कली को रिमूव करने का आसान तरीका क्या है कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें। सपोज हमारे पास वेस्ट ट्रीटमेंट, उसमें एसिड, हम उसमें डाल देंगे बेस, एसिड बेस का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है। अब हम जब किसी भी एसिड को खत्म करने के लिए बेस डालेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी बेस डालें जिसके रिएक्शन करने के बाद ऐसा साल्ट बने जो कि वाटर में क्या हो, सोल्यूबल ना हो, जो कि वाटर में क्या हो, इनसोल्यूबल हो, ठीक है। समझ आ गया? हमने क्या लिया, वेस्ट वाटर लिया जिसमें क्या थे, एसिड थे,
ठीक है। हमने उस वेस्ट वाटर को में से एसिड को निकालने के लिए हमने डाल दी बेस। हम ऐसी बेस डालेंगे जो कि ऐसा साल्ट बना जो कि वाटर में क्या इनसोल्युबल हो। जब हम बेस डालेंगे तो उस वाटर के अंदर क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ठीक है, साल्ट बनेगा, साल्ट क्या होगा, इनसोल्युबल। यानी सपोज आपने ये जो बीकर लिया हुआ है, इसमें आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या था, एसिड था। ठीक है, आपने ऊपर से बेस डाली, जब बेस डाली ऐसी बेस का रिएक्शन हुआ, वो क्या बन गया, साल्ट। मैंने कहा साल्ट हो जो वाटर में इनसोल्युबल हो, तो वो जो साल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब वाटर को फिल्टर कर लें, जब वाटर को फिल्टर करेंगे तो वाटर में से जो एसिड होगा वो साल्ट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और जो वाटर होगा वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा वाटर है कि उस वाटर के अंदर हमारे पास कोई अल्कली है या बेस है, सेम बात होती है। ठीक है, तो उस बेस को रिमूव करने के लिए वहां डालेंगे एसिड, डालेंगे एसिड, बेस का रिएक्शन होगा, वो क्या बनेगा, साल्ट। अगेन साल्ट आपने ऐसा बनाना है जो कि साल्ट क्या हो, वाटर में इनसोल्युबल हो। जैसे कि मोस्टली जो सल्फेट्स होते हैं या मोस्टली नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। तो आप ऐसे साल्ट बनाएंगे जो वाटर में सोल्युबल ना हो। जब आप उसको वाटर को फिल्टर करेंगे तो जो हमारे पास साल्ट होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, यानी हमारे पास वो एसिड या बेस साल्ट की फॉर्म में वहां से अलग हो गया। द लास्ट स्टेप इज टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे जहाँ पे ना मेटलर्जी हो रही होती है। मेटलर्जी क्या होती है, जहाँ पे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके ओर से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जिंक है, सिल्वर मेटल हो गई है, कैडमियम। ठीक है, अब हमारे पास या फिर जहाँ पे लेदर इंडस्ट्री होती है, लेदर जहाँ पे जूते बनते हैं चमड़े से, वहां पे लेदर इंडस्ट्री के अंदर भी हम बहुत सारी मेटल इस्तेमाल करते हैं लेदर को साफ करने के लिए। ठीक है, लेड इस्तेमाल होता है, मोस्टली लेड इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, इन इंडस्ट्री से जो मेटल निकलती हैं, ये जिंक, सिल्वर, कैडमियम, प्लेटिनम, अगर ये मेटल बड़ी टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक कैसी होती है, ये सारी हमारे पास जो है हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, अगर इनको वाटर में से रिमूव ना किया जाए और वही पानी अगर पी लिया जाए तो ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज कर देती है किसी भी लिविंग बॉडीज के अंदर। तो इनको वाटर में से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेटल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो मोस्टली मेटल इस्तेमालते हैं वो हम पीएच चेंज कर देते हैं। अब पीएच चेंज करने से क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। सपोज ये मैं कहती हूँ मेरे पास जो वाटर है इसके अंदर जिंक मेटल है, सपोज करते हैं। ठीक है, जिंक मेटल है और ये वाटर में सॉल्युबल है। जब मैं वाटर की पीएच चेंज करूंगी, एक खास पीएच पे क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगी। जब मैं पीएच चेंज करूंगी तो ये सॉल्युबल से क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। जब इनसॉल्युबल होगी तो हम उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। इसी तरह हर मेटल खास पीएच पर सॉल्युबल होती है। पीएच चेंज करने के बाद वो क्या हो जाती है, उसकी वो इनसॉल्युबल बन जाती है। तो इस तरह हम जो जितने हमारे पास ये मेटल है जिन्हें हम कह रहे हैं हैवी मेटल्स हैं, दीज आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉज करती हैं। तो इन हैवी मेटल्स को वाटर में से रिमूव करना लाजमी होता है। तो हम पीएच चेंज करके या फिर किसी और ऐसे केमिकल सेलेक्ट करवा के कि जहाँ पे ये केमिकल्स के सेलेक्ट करके कुछ साल्ट बना दो जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, वहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अब मुझे बताएं, यहाँ समझ आया है, कोई मसला है? जल्दी बताएं शाबाश बेटा। बेटा कोई भी मसला तो आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कोई जी बेटा, कौन क्लास ले रहा है? अब्दुल्ला, उस्मान, फिजान, अमीर, हमजा, गर्ल्स इंस्टीट्यूट इस्लाम, कौन कौन बेटा क्लास? जी सर बताएं, समझ आए? इसे कहते हैं क्लास लेकर गायब हो जाना, सिर्फ वो जूम ऑन करके गायब हो जाना। जिन लड़कों के नाम लिए किसी रिस्पॉन्स नहीं, मैं टेंस में लगाऊंगी इनको। कोई मसला नहीं है यहाँ तक क्या? चलें भाई, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा अब ग्रीन केमिस्ट्री में भी हमने ये जो सारा आपके पास लिखा हुआ है,
ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है। अब पुरानी बुक में ना ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या सीन नहीं कर रही बेटा, मैं ऐसे सीन कर रही हूँ मैं। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक जो पुरानी बुक्स है उनमें बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है और बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। जो नई बुक है उनके पास उसमें बहुत कम लिखा हुआ है। और मैडम ये टेबल नहीं पढ़ेंगी। कौन सा टेबल बेटा? वेरियस पैरामीटर और वाटर एनालिसिस ये टेबल नहीं है। मैं आपको सिलेबस में देख के बता दूं, लेकिन ये टेबल सिलेबस में इंक्लूड नहीं है बेटा। जो मैंने आपको कल पिक्चर भेजी वो टेबल आप लोग को लाजमी करना है, लेकिन ये वाला शामिल नहीं है टेबल, जो ये वेरियस पैरामीटर वाटर एनालिसिस वाले, ये नहीं है। अब हमने पढ़ना है ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है। ग्रीन केमिस्ट्री बता रही हूँ कि जो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा लिखा टॉपिक, मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो जिनके पास नई पुरानी बुक्स है वो नई, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उनसे पिक्चर ले लें, ठीक है। और जो नहीं है नई बुक में वो काट दें, जो नई बुक में है सिर्फ वही करना है आप लोगों ने। बाकी ये सारी चीज सेम है, सिर्फ एक दो जो चीजें हैं शुरू में एक्स्ट्रा पैराग्राफ दिए गए हैं जो कि नई बुक में नहीं है। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या था बेटा? ग्रीन केमिस्ट्री कंसेप्ट आया था कुछ ये 19 में आया था। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या था कि जब ये फॉसल फ्यूल्स जैसे ये आबादी बढ़ना शुरू हुई और जैसे इंसान मुतारिफ हुए ऑटोमोबाइल वगैरह, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने तरक्की करना शुरू की, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह ने, तो उनसे क्या हुआ कि पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। अब कल हमने यही पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल, यानी ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है उनमें से क्या हो रही है, पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। एक तो हम जो है दिन ब दिन दरख्त काट रहे हैं, जंगलात कम हो रहे हैं। सेकेंडली क्या है कि जो फ्यूल कंजम्पशन वो ज्यादा हो रही है, एनर्जी सोर्स से ज्यादा इस्तेमाल, इस वजह से पोल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, बहुत सारी गैसेस, मतलब कि मेन हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओजोन भी तबाह होना शुरू हो गई है। और उसके बाद क्या था, जब साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जबकि ओजोन की डिप्लीशन का, जब ये साइंटिस्ट को पता कि ओजोन डिप्लीट हो रही है, कैंसर के जो केसेस है वो बढ़ना शुरू हो गए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो है वो स्किन कैंसर बहुत ज्यादा हो गया है। इसकी मेन वजह यही है कि जो रेडिएशन है सन से वो डायरेक्टली जमीन तक पहुंच रही है, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने ये कहा, सोचना शुरू किया कि हम जो है वो पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। कल मैंने यही कहा था कि आप देखिए ऑटोमोबाइल्स का यूज खत्म नहीं कर सकते, गाड़ियों के बाहर जिंदगी अब नहीं है, ठीक है। अब ये है कि हाँ, अब इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि हम जो है वो ये कर सकते हैं कि हम ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन कम क्रिएट हो, ठीक है। हम पोल्यूशन खत्म नहीं कर सकते, हम पोल्यूशन मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो है ऐसे केमिकल इस्तेमाल करें या ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिनसे पोल्यूशन की प्रोडक्शन बहुत कम हो। इसके अलावा माहौल को साफ रखने के लिए दरख्त लगाएं, और जिस क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे प्लांट्स, अगर प्लांट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है कह रहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज नहीं होगा। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि डिफरेंट मेथड है कि हम कैसे जो है वो एनवायरनमेंट को का साफ कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट उन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल और डिफरेंट पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहले हमारे पास क्या उन्होंने दिया भाई, यूज सेफर केमिकल्स। सेफर केमिकल्स का मतलब क्या है कि हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल करने जो कि टॉक्सिक ना हो, ठीक है। जैसे कि हम तो साइनाइड के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था कि हम जो है एसियन बना के नहीं रखते। मैंने उस दिन बताया था कि एसियन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, ठीक है। अगर इसको आप इंडस्ट्री में, इसको आप लैब में बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने एसियन बना के बोतल में रखा हुआ है, आप एसियन किसी भी काम के इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप उस बोतल को ओपन करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कि इजीली वहां से ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे हम ढक्कन निकाल उतारा, उसका लिड उतारी, वेपर थोड़े बहुत एयर में शामिल हो जाएंगे, एयर को पोल्यूट कर देंगे, वो केमिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आसपास हमारी लिविंग बॉडीज होती हैं, जब उन पे केमिकल असर करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इससे क्योंकि लिविंग बॉडीज के ये नहीं कि इंसानों को ही बचाना है, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होगी तो ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएंगे। मैग्नेटिज्म ने पूरा इकोसिस्टम मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि लाजमी नहीं कि हम
भी हम कहें कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हमारे आसपास जितनी भी छोटे हो सकते हैं केमिकल्स का, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो, लेस टॉक्सिक हो। जब लेस टॉक्सिक इस्तेमाल करेंगे तो डेथ रेट या आप कह लें कि एनवायरमेंट कब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास डिजाइन लेस सिंथेटिक मटेरियल, अच्छा डिजाइन लेस hazardous synthetic synthesis methods। अच्छा इसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास देखिए बहुत सारे हैदर बहुत सारे में काम करते हैं हम, लैब में काम कर रहे होते हैं, उनका केमिकल से वास्ता पड़ता है। जो केमिकल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं आई इरिटेशन कार करते हैं, कुछ स्किन इरिटेशन कार करते हैं, कुछ केमिकल टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसे मेथड होते हैं जहां पे चांसेस बहुत ज्यादा मतलब खतरा होता है। अब आप काम कहेंगे कि इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, लैब में कैसे होता है, ये हम बात करें जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लैब में कोई गैस अगर लीकेज हो गई है, किसी गैसेस का अगर प्रॉपर वहां से आप कह रहे हैं कि रिमूवल ना रखा जाए, तो वो गैसेस जो होती हैं ह्यूमन बींग को इफेक्ट करती हैं और मेनली के उनको अनकॉन्शियस काज हो सकती है, नहीं वो बेहोश भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे केमिकल इस्तेमाल करें या ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिससे लाइफ को थ्रेट ना हो, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को, या फिर टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिसमें लेस टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस। जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि अगर हम गाड़ी में इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक कन्वर्टर तो हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जिसमें खतरा कम हो, जिसमें कम टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस हो, बजाय कि कैसा मेथड इस्तेमाल कर जिसमें खतरा भी ज्यादा हो, जिसमें केमिकल भी ज्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो रिस्क होता है। रिस्क अपना कम से कम करें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो सबसे बड़ा इसी को सेव करना सबसे बड़ा जो है आप कह लें कि मेन मेन यही है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद क्या है, बस फिर वही लिखा हुआ है सेफर सॉल्यूशन, वही बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद क्या है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो काम कर रहा है लैब में वो बंदा अनाड़ी ना हो। जो इंडस्ट्री में या लैब में काम कर रहा है, अगर एक बंदा वेल प्रॉपर ट्रेन बंदा होगा तो उसके पास एक्सीडेंट होने के खतरे कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अब नया एक बिल्कुल नया बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता और आपने उसको बताए बगैर जा रहे किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी काम पे खड़ा कर दिया, भाई हाँ आपने ये करना है, जिसको कुछ नहीं पता तो उसके बाद यही होगा ना कि जब कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है मैंने, तो वहां पे एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए कि हाँ भाई आपने ये अगर मतलब इन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है जहाँ पे केमिकल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे हमने पढ़ा अमोनिया बन रहा होता है, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत किसी भी इंडस्ट्री में बनते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड इसीलिए कहते हैं कि उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। जहाँ फर्टिलाइजर बने होते हैं वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए। प्रॉपर ट्रेन अगर नहीं होंगे, वही बात है कि अगर किसी नारी बंदे को हम किचन भेज जाके खाना बना के लाओ, खाना तो बनेगा नहीं, किचन सत्यानाश हो जाएगा, बंदा जल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी है कि अगर जो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए एक तो आप मशीनरी को रेगुलर चेक करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर कि मशीनरी को साथ साथ सही हैंडल करते हैं। अगर मशीनरी को आप चेक नहीं कर, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो मशीन खराब होगी तो आपको नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये और साथ में क्या जो लोग काम करे वो प्रॉपर ट्रेन हो। अगर प्रॉपर ट्रेन नहीं होंगे तो उनको काम करने का पता रहेगा। इससे क्या होता है कि खतरा ज्यादा होता है, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी मिस हैंडलिंग हो सकती है, कोई भी वहां नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास है, अब हमने करना है कि हम कैसे जो है वो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जो मेन हमारे पास है कि हम कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, ये लैब में था कि हम लैब में कैसे काम कर सकते हैं, लैब में ये हम सारे प्रोसेस कर सकते हैं। इसको हमने करना है कि हम पोल्यूशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन हम पोल्यूशन खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या है कि हम कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, ठीक है। वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन। अब इसमें यह है कि हम कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें। इस वो कम कैसे कर सकते हैं, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कि जैसे शॉपिंग बैग थे, शॉपर थे, ठीक है, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अब प्लास्टिक इसलिए खत्म हो रही है कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होती,
ठीक है। तो हम ऐसा चीज यूज करें जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बर्तन जैसे स्टील के बर्तन हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा कांच के बर्तन हो गए, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल, तो हम डिस्पोजेबल इस्तेमाल क्यों फेंक, तो डिस्पोजेबल एक वक्त था कि डिस्पोजेबल चीजों की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने शुरू हो गई थी। अब दोबारा चीजों को इसलिए कम कर रहे हैं कि हमारे पास वेस्ट कम बने। हम वेस्ट खत्म नहीं कर सकते, जाहिर बात है, हमें चीजें इस्तेमाल करनी है, वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनको दोबारा यूज किया जा सके, या ये करें कि हम चीजों को रिसाइकल करना यूज करें। जब रिसाइकल करना शुरू कर दें, इससे क्या होगा कि हमने चीज इस्तेमाल की, दोबारा रिसाइकल का दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो उससे क्या होगा कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। सपोज अगर आपने जो 4-5 कागज फेंक दियो, 4-5 आपने जो वेस्ट है उसमें 4-5 कागज हैं, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक के बर्तन है, और आपको जो है वो फ्रूट का वेस्ट प्रोडक्ट है या सब्जी वाले छिलके वाला होते हैं, अगर आप उनमें से कागज या इस्तेमाल कर लेते हैं प्लास्टिक, तो आपका आधा वेस्ट तो कम हो गया। तो हम क्या करें, वेस्ट मिनिमाइज करें और कम से कम वेस्ट प्रिवेंट करें, यानी कम से कम हम वेस्ट प्रोड्यूस करें, कोशिश करें कि हम ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे। ठीक है, वही बात है कि हम ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो बार बार इस्तेमाल हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यूज ऑफ कैटलिस्ट इंस्टेड ऑफ स्टिचोमेट्री। इसका क्या मतलब है, देखिए अगेन, अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, मैंने पहले बताया था, हम कोई रिएक्शन करवाए, सपोज मैं चलिए N2 प्लस H2 इट विल गिव अस अमोनिया। ठीक है, हमने कहा था हम इस्तेमाल करते हैं आयरन को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री, जो नई बुक से आपने वहां से करना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, आपका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 33% समथिंग होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर रिएक्शन नहीं होते, यानी आपने इतना रिएक्टर इस्तेमाल किया सिर्फ 33% प्रोडक्ट बनेगी, बाकी सारा का सारा रिएक्टेंट वैसे ही हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आपको इकोनॉमिकली फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि आप पास प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम बन रही है, आप इतना एनर्जी लगा रहे हैं, इतने आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतना खर्चा की इंडस्ट्री लगाने में, आप एक प्रोडक्ट बहुत कम बन रही है, तो प्रोडक्ट महंगी होगी ऑब्वियसली। तो अब क्या करें, अगर हम इसमें इस्तेमाल करें कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो हम प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से दो फायदा होगा। एक तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, जब लो टेम्परेचर पे होगा तो क्या होगा इससे फायदा, कि सपोज अगर ये मैं कहती हूँ कैटलिस्ट के बगैर सपोज करें रिएक्शन हो रहा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा फ्यूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट साथ यही रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। तो देखिए 200 डिग्री टेम्परेचर कम हुए हैं, कम टेम्परेचर, आपको कम फ्यूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, कैटलिस्ट से क्या होगा, एक तो आपकी यील्ड ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर पे हो जाएगा। लो टेम्परेचर से क्या फायदा होता है कि आपको कम फ्यूल लगाना पड़ता है, फ्यूल कम लगता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, तो पोल्यूशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और फ्यूल भी बच जाएगा हमारा। ठीक है, हम इस्तेमाल करना चाहिए, कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के बजाय हम यही कि हम बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन हमें फायदा नहीं देगा, महंगा पड़ेगी, जो है आपको इतना फ्यूल लगाना पड़ेगा, इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि पोल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम क्या करें, यूज ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब ये क्या है कि बेटा हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सपोज हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हमने बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है, हमने अल्केन के डेरिवेटिव पढ़े हैं, अल्काइल हाइड जैसे थे, हम लोगों ने पॉलीमर्स पढ़े, असल में पॉलीमर्स भी डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ना, डेरिवेटिव इजीली टूटते नहीं है, डेरिवेटिव्स आर मोर स्टेबल कंपाउंड। जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने कोई पॉलीमर बनाया है, ठीक है, आपने पॉलीथीन पढ़ा है, पीवीसी पढ़ा है, पॉलीविनाइल को, जितने भी डेरिवेटिव्स है, जितने हमारे पास पॉलीमर्स हैं, वो मोर स्टेबल होते, इजीली टूटते नहीं।
जिस वजह से क्या होता है एनवायरनमेंट में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल केमिकल इस्तेमाल करें तो इजीली टूट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन डेरिवेटिव होते हैं वो आप समझे सख्त होते हैं, हार्ड कंपाउंड होते हैं या फिर स्टेबल कंपाउंड होते हैं, वो इजीली टूटते, जैसे आपने पढ़ा हुआ है प्लास्टिक। प्लास्टिक देखें तो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहता है, कभी वो डिग्रेड नहीं होता, तो पोल्यूशन काज करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है केमिकल के जो डेरिवेटिव है उनका इस्तेमाल खत्म करें, उनका इस्तेमाल कम करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंथेटिक एफिशिएंसी। या सिंथेटिक एफिशिएंसी में यही लिखा हुआ है बेटा, आपको मैं यहीं से बता देती हूँ क्योंकि बहुत आसान से पॉइंट है, इसमें वैसा बताने वाला है ही नहीं, मैं यहीं से बता देती हूँ। उसके बाद हमारे लिखा हुआ है सिंथेटिक एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कि हम जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं, सपोज मैंने ये रिएक्शन करवाया, ठीक है, मैंने आपको भी रिएक्शन करवाया था N2 और H2 वाला, और आप अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है कि हम ऐसे केमिकल रिएक्शन करवाएं जिसमें प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो, इसमें क्या हो, सिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो। ये ना हो कि हम जो है 5,000 का खर्चा कर रहे हैं रिएक्टर लेकर और हमारे पास प्रोडक्ट 2,000 की बन रही है, तो फायदा तो नहीं है। तो हम ऐसा रिएक्शन करें जिसमें प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ज्यादा हो, ताकि हमें वो रिएक्शन इकोनॉमिकली फायदा हो, पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा चीज बन जाएगी तो हमें कम रिएक्शन करवाना पड़ेगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ केमिकल डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या है कि हम रिसाइकलिंग शुरू करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज बहुत कम होती है कि हम एक चीज को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो हम अगर रिसाइकलिंग पे आ जाए तो हमारे सपोज देखें, अब इससे कागज कहाँ से बनता है, लकड़ी से बनता है, ठीक है। अब हम जी डेली इतना लकड़ी काटते हैं कागज बनाने के लिए, क्योंकि हमारे कागज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास दरख्त को हम काट रहे हैं। अगर हम इस तरह करते हैं, एक हमने जैसे बुक ली है, इसको इस्तेमाल किया, बुक फाड़ के बुक फेंक दिया आपने, अगर बुक को फेंक दिया, आप बुक को रिसाइकल करें, ठीक है, रिसाइकल करके नए पेज बन जाएंगे। अगर आप बुक फेंक देते हैं तो नए पेज बनाने के लिए आपको फिर दरख्त काटना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जाहिर बात है आपके सोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये बुक को दोबारा रिसाइकल कर लिया, आपका खर्चा कम हो रहा है, तो रिसाइकलिंग से वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम हो जाता है। इस तरह प्लास्टिक रिसाइकल होती है, कागज रिसाइकल होता है, हमारे पास जो है ग्लास वो रिसाइकल होता है। तो अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे हमारा खर्चा, एक तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडली क्या होगा, हमारे पास वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये लिखा हुआ है एस्टैब्लिश ऑफ इन प्रोग्रेस कंट्रोल फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। सिंपल बेटा, वो आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे तो वही बार बार पॉइंट, वही पॉइंट रिपीट होने का मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बेटा क्लास 11 बजे शुरू होगी ना, 2 मिनट है अभी, 5 मिनट है, सबर में खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट है। इसमें बेटा ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास हम जो है कम केमिकल यूज करें, यानी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ वापस है। जो हमारे पहले ऑर्गेनिक लाइफ थी कि हमने केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करते थे, हम ज्यादा नेचुरली चीजें खाते थे, अब हम वही चीजें करें, हम दोबारा नेचुरली चीजें खाएं, हम जो है नेचर तरफ वापस आए, कम से कम केमिकल इस्तेमाल करें। जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल खत्म कर देंगे तो ये तो आपकी लाइफ सेफ है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि आप पोल्यूशन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। जी बेटा खत्म करूंगी, देखिए सिर्फ लास्ट पॉइंट है। इसमें ये लिखा हुआ है हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसको बार बार इस्तेमाल करें, यानी हम वही बात है कि हम जो है बजाय केमिकल इस्तेमाल करने के हम नेचुरली चीजें इस्तेमाल करें। जैसे कि हम मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिए, हम बजाय कि ये मेडिसिन खाने, हम हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें। हर्बल मेडिसिन कैसे, जैतून, कलवंजी, हमारे पास ये चीजें एक बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। हम जितना केमिकल्स का इस्तेमाल कम करेंगे उतनी इंडस्ट्रीज केमिकल कम बनाएंगी, जितनी केमिकल कम बनाएंगी, आप कह रहे कि कम पोल्यूशन प्रोड्यूस कम कर सकते हैं, पोल्यूशन को उतना कम कर। टॉपिक खत्म हो गया, इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, कोई भी मसला हो बेटा। आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है, पता चल गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का जो जितना भी सिलेबस हुआ है, जितना भी अब तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल और आपकी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ये सारा सिलेबस इंक्लूड है आपके सेंडर्स में। जैसे ही 10 के बाद आपके सेंडर्स शुरू, 10 जनवरी के बाद आपके सेंडर्स शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी मसला हो इन दोनों में, कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक अगर रह गया मुझसे, कोई पॉइंट रह गया है, कोई टॉपिक कभी भी पूछ सकते हैं। छुट्टियों ने मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, अब आप
आपको बताएंगे, ठीक है। डीजी एनवायरमेंटल भी बेटा जितना, ठीक है, सिर्फ लास्ट चैप्टर और फर्स्ट। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं